चमचमाती धूप में पत्नी को बर्तन साफ करते देख किशोर जी बड़े ही बेचैन हो रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही बेटे और बहू का कहा गया एक एक शब्द उनके कानों में गूंज रहा था। सोच रहे थे कि जब मैं कमाता था तो बेटा और बहू हमारे आगे पीछे घूमते थे, लेकिन जब से घर में बैठा हूँ बेटे और बहू ने रंग बदल लिए। कुछ दिनों पहले ही जब किशोर जी बीमार हो गए तो उनका अस्पताल में इलाज करवाया गया, जिस पर काफ़ी खर्चा आ गया था। अब डॉक्टर ने घर में रहकर आराम करने की सलाह दी थी। उनकी पत्नी आशा जी भी घुटने और कमर दर्द से परेशान रहती थी। बेटा उमेश, मेरी और तेरी माँ की दवाइयाँ ख़त्म हो गई है, आते समय लेते आना। बाबूजी, मेरे पास समय नहीं है, मैं आपको सरकारी अस्पताल के बाहर छोड़ दूंगा, आप अपनी और माँ की दवाई खुद ले आना। पर बेटा, सरकारी अस्पताल में तो बहुत लंबी लाइन लगती है, मैं वहाँ इतनी देर खड़ा नहीं हो पाऊँगा। इतना ही कहना था कि उमेश चिल्लाकर पड़ा, बाबूजी एक बार बोल दिया ना, मेरे पास समय नहीं है, फिर क्यों बार बार मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं। बेटे को इस तरह चिल्लाता देख रसोई के दरवाजे पर खड़ी आशा जी अचंभित रह गई। कुछ देर चुप रहने के बाद किशोर जी बोले, ठीक है, तो तेरे पास समय नहीं है तो मेरे पेंशन के पैसे दे, मैं फिर चाहे किसी से भी दवाई मंगवाऊँ। तभी उमेश की पत्नी तमक कर बोली, कौन से पैसे बाबूजी? जितने पैसे आपकी पेंशन के आए थे वह सब आपके इलाज में ही खर्च हो गए, और वैसे भी बुढ़ापे में ज़्यादा दवाई खाओगे तो रही बची किडनी भी खराब हो जाएगी। अब दवाई आने का अगले महीने तक इंतज़ार करो, पेंशन मिलेगी तभी आपकी दवाई आएगी। उमेश, अब आप खड़े खड़े टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? चलिए, वैसे ही बहुत मूड खराब हो गया है, मूवी शुरू हो जाएगी तो मज़ा नहीं आएगा। हाँ, तुम गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ। बेटा उमेश, यह क्या तरीका है अपने बाबूजी से बात करने का? आशा जी बेटे के कंधे पर हाथ रख उसे रोकते हुए बोली, माँ, मुझसे सवाल जवाब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझाओ बाबूजी को, क्या हर समय भिखारियों की तरह हाथ फैलाते रहते हैं। उमेश आशा जी के हाथ को बहुत तेज झटकते हुए बोला और अपने 3 साल के बेटे व पत्नी के साथ गाड़ी में बैठ मूवी देखने निकल पड़ा। बेटे और बहू की बातों ने आशा जी और किशोर जी के दिल को झकझोर कर रख दिया था। कुछ समय तक तो उन्हें अपने कानों पर यकीन ही नहीं हुआ। आशा जी वहीं जड़ सी हो गई और सोचने लगी कि यही बेटा जब बचपन में बीमार पड़ जाता था और उसकी दवाई खत्म हो जाती थी तो कई किलोमीटर पैदल चलकर भी इसके पिताजी इसके लिए दवाई लेकर आते थे। जब बचपन में इसे बुखार चढ़ता था तो सारी सारी रात बैठकर मैं उसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखती थी, और जब तक बुखार नहीं उतरता था तब तक मेरी आंखों में नींद नहीं आती थी। और आज इसी बेटे के पास अपने बूढ़े माँ बाप के लिए समय नहीं है। यही सोचते सोचते आशा जी किचन में चली गई और बुढ़ापे में काम ना होते हुए भी अपने और पति के लिए डिनर बनाकर कमरे में ले गई। पति का मुरझाया चेहरा देखकर कहने लगी, अरे आप किस सोच में बैठ गए? मेरी चांदी की पायल रखी है, कल उसे सुनार को बेचकर मैं आपकी दवाई ले आऊँगी। रहने दो आशा, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए हैं जो तुम्हारी चांदी की पायल बेचनी पड़े। मेरे पास कुछ पैसे पड़े हैं, दवाई मैं उनकी ले आऊँगा। किशोर जी और आशा जी का एक ही बेटा है जिसकी शादी अभी 5 साल पहले ही हुई थी। 1 साल हुए थे किशोर जी को रिटायर हुए और 1 साल में ही वह अपने बेटे बहू को बोझ लगने लगे थे। थोड़ी देर बाद खाना खाकर शाम को सैर करते हुए किशोर जी दवाइयाँ लेने निकल गए। सोचने लगे कि शादी के 5 सालों में ही हमारा बेटा पराया हो गया। वह अनायास ही अतीत की यादों में खोने लगे। जब बेटा पढ़ लिख कर अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी पर नियुक्त हो गया था, उस समय वह अपने आप को कितना भाग्यशाली समझते थे। अपने बेटे की शादी के लिए कितने उत्साहित रहते थे। उन्होंने कोई मांग नहीं रखी थी कि लड़की चाहे नौकरी वाली हो या घरेलू हो, उन्हें कोई परेशानी नहीं थी। बस उन्हें तो अपने हंसी खुशी परिवार में थोड़ा सा सम्मान और 2 वक्त की रोटी चाहिए थी। जन उसके साथ ही उसकी कंपनी में काम करती थी। बेटे ने उससे शादी कर ली। माँ और बाप को बताना भी जरूरी नहीं समझा। उन्हें अपने बेटे से ऐसी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। फिर भी किशोर जी और आशा जी बेटे की खुशी के लिए कुछ नहीं बोले। शुरू में तो गुंजन का व्यवहार बहुत ही अच्छा था, क्योंकि किशोर जी अच्छा खासा कमाते थे। वह घर के मुखिया थे, इसीलिए घर में उनकी ही चलती थी। लेकिन जब से किशोर जी बीमार हुए हैं और घर में बैठे हैं, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए बेटा और बहू उन्हें जलील करते रहते हैं। बुढ़ापे में अपनी बूढ़ी सास से काम करवाने में गुंजन को बिल्कुल भी शर्म नहीं आती थी। अगर आशा जी काम के लिए मना कर दे तो बहू उन्हें 2 वक्त की रोटी का भी ताना देने लगती। एक दिन बारिश के मौसम में
किशोर जी का पकोड़े खाने के लिए मन कर रहा था, तो इसलिए आशा जी ने उनके लिए पकोड़े बना दिए। वह जैसे ही पकोड़े लेकर अपने कमरे की तरफ जा रही थी कि रास्ते में ही बहू उनके हाथों से पकोड़ों की प्लेट छीनते हुए बुरी तरह भड़क उठी। माँ जी, किसने कहा आपसे पकोड़े बनाने के लिए? वैसे तो आप दोनों बीमार रहते हो, लेकिन खाने के लिए बुढ़ापे में भी जीभ चटोरी हो रही है। किसने कहा आपसे तला भुना खाने के लिए? अरे पैसे तो मेरे पति के ही खर्च होते हैं तुम दोनों के इलाज में। तुम्हें तो बस ठूसने से मतलब है। पैसे पेड़ पर नहीं लगते कि जब हो तोड़ ले और तुम्हारी बीमारी में लगा दे। मेहनत से कमाते हैं मेरे पति। तभी पत्नी की आवाज़ सुनकर उमेश भी वहां आ गया। यह देख लो उमेश, अपनी माँ को, वैसे तो बीमार है और वैसे खाने में पकोड़े चल रहे हैं। बता रही हूँ, इनकी दवाई में अब की बार एक भी पैसे मत लगाना। माँ, क्या है यह सब? बेटा, मैं क्या रोज़ ये सब बनाती हूँ? आज तेरे बाबूजी का मन कर रहा था इसलिए बना लिए। माँ, बाबूजी तो अब निठल्लों की तरह घर में बैठकर बस खाने की फरमाइशें बताते रहते हैं और आप बैठी बैठी उनकी फरमाइशें पूरी करती रहती हैं। काम धाम तो आप दोनों को है नहीं सिवा ठूसने के। बहू तो बहू, बेटे ने भी आशा जी को जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बेटे बहू की ऐसी कड़वी बातें सुनकर आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने दरवाजे से बाहर खड़े देख रहे किशोर जी बेटे बहू की बातें सुनकर आज क्रोधित हो उठे। आज उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। बस बहुत हुआ। अगर एक शब्द भी दोनों में से किसी ने भी निकाला तो घर से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। किशोर जी कड़क आवाज में बोले, बाबूजी, ज़्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है। यह घर मेरे पैसों से चलता है। इस घर पर मेरा पूरा अधिकार है। उमेश पूरे जोश में भरकर बोला तो किशोर जी ने एक जोरदार थप्पड़ खींचकर बेटे के गाल पर रख दिया। एक थप्पड़ से ही उमेश को दिन में तारे नजर आने लगे। किशोर जी बेटे की गिरवान पकड़ते हुए बोले, तेरा इस घर पर तो क्या, तेरा इस घर के एक कमरे पर भी अधिकार नहीं है। चाहूँ तब तुझे यहाँ से उठाकर फेंक सकता हूँ। बहुत दिन से बर्दाश्त कर रहा था तुझे और तेरी पत्नी को। जब से घर में बैठा हूँ मैं, तू और तेरी पत्नी ऐसे जलील करते हैं हमें कि जैसे हम दोनों इस घर के नौकर हो। बात मेरी कान खोलकर सुन लो, यह घर मेरा और मेरी पत्नी का है। हमारा जो मन करेगा अपने घर में वही करेंगे। और हाँ, जो भी मेरे पेंशन के पैसे आते हैं अब से वो सारे पैसे मुझे मेरे हाथ में चाहिए। मैं अपना और अपनी पत्नी की दवाइयों का खर्चा खुद उठा सकता हूँ। अगर ज़्यादा चूँ चाँ की तो उठाकर बाहर फेंक दूंगा। अब मैं देखता हूँ तुम दोनों को। और आशा जी, कल से तुम्हें रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। जिसको खाना होगा वह खुद बनाए। तुम इनकी नौकरानी नहीं हो। जी को क्रोधित रूप में देख और घर से उठाकर फेंकने की बात सुन बेटे बहू के चेहरे की हवाइयां उड़ने लगी। दोनों को जैसे सांप सूंघ गया। एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला और चुपचाप दोनों अपने कमरे में चले गए। कमरे में जाते ही गुंजन उमेश पर गुस्सा होते हुए बोली, देखा आज तुम्हारे बाबूजी कितनी जुबान चल रही थी। मैंने तुमसे कितनी बार कहा इस घर को जल्द से जल्द अपने नाम करवा लो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। गुंजन, ऐसे कैसे अपने नाम करवा लूँ मैं? तुम्हें पता है बाबूजी कितने तेज है। इतनी आसानी से वह सब कुछ हमें नहीं देने वाले। लेकिन हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा उमेश, वरना तुम्हारे बाबूजी बोरिया बिस्तर बांध कभी भी मैं इस घर से बाहर फेंक देंगे। गुंजन, तुम कुछ दिन अपने व्यवहार को ठीक कर लो। अब ज़्यादा दिन नहीं लगाऊंगा मैं इस घर को अपने नाम करवाने में। दोनों पति पत्नी घर अपने नाम करवाने की योजना बनाने लगे। अब गुंजन और उमेश किशोर जी के आगे बहुत ही नरमी से पेश आते। उमेश समय से पहले ही किशोर जी और आशा जी की जरूरतों को पूरा कर देता। गुंजन भी घर के काम खुद ही करती, लेकिन यह सब एक दिखावा था। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन संडे का दिन था। उमेश घर पर ही था। किशोर जी बाहर टहल रहे थे। आशा जी छत पर थी। मौका देखते ही बेटा और बहू किशोर जी की अलमारी में मकान के पेपर ढूंढने लगे। यह देखो उमेश, पेपर मिल गए। गुंजन बहुत ही खुश होते हुए बोली। गुंजन, आधा काम तो हो गया है, अब आधा काम बाकी रह गया है। बस एक बार किसी भी तरह धोखे से इन पेपरों पर बाबूजी के साइन हो जाए, सब कुछ मेरे हाथ में होगा। छत से नीचे आई आशा जी दरवाजे के बाहर खड़ी बेटे और बहू की ऐसी घिनौनी हरकत देख दंग रह गई। दरवाजे पर आशा जी को देख आशा जी गुस्से में बोली, जहरीले सांप, अच्छा हुआ तेरा यह रूप भी जल्दी ही सामने आ गया। तू इस हद तक गिर जाएगा यह तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। जैसे ही आशा जी बहू के हाथ से पेपर छीनने लगी, बहू ने आशा जी को इतनी जोर का धक्का दिया कि आशा जी लड़खड़ाते हुए जमीन पर गिरने लगी। तभी पीछे से किशोर जी भी बाहर से आ गए और एकदम से आशा जी को संभाल लिया। बेटे और बहू की ऐसी नीच हरकत देख किशोर जी से बर्दाश्त न हुआ और उन्होंने 2 थप्पड़ खींचकर बेटे और बहू के गाल पर रख दिए। थप्पड़ लगते ही बेटे और बहू की आंखें बाहर आ गई। आज जो तुमने हरकत की है उसकी सजा तो तुम दोनों को जरूर मिलेगी।
किशोर जी बहू के हाथों से मकान के पेपर छीनते हुए बोले, अब जल्दी से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो मेरे घर से। मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाला बाबूजी, उमेश अकड़कर बोला। किशोर जी बेटे के मुंह को भींचते हुए बोले, या तो सीधे सीधे घर से निकल जाओ, वरना इस निठल्ले बाप का दिमाग फिर गया तो अभी पुलिस को बुलाकर काल कोठरी में डलवा दूंगा। पुलिस का नाम सुनते ही बेटे बहू के होश उड़ गए। दोनों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई। बेटा बहू ने झट से गिड़गिड़ाते हुए किशोर जी के पैर पकड़ लिए। बाबूजी, एक बार माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे, आगे से फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन हमें घर से मत निकालो, हम कहाँ जाएंगे? आखिर हूँ तो मैं आपका बेटा ही। तुम जैसे नालायक और धोखेबाज बेटे बहू की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सांप एक बार डंक मार दे तो उसका कोई भरोसा नहीं कि वह दोबारा डंक न मारे। आशा जी, इससे कहो यहाँ से निकल जाए, वरना आज इसे सड़क पर भीख मांगने के लिए भी जगह नहीं मिलेगी, सीधा जेल में ही जगह मिलेगी। आज आशा जी ने खुद बेटे और बहू का हाथ पकड़ घर से बाहर निकाल दिया। माँ, आप तो हमारे बारे में सोच लीजिए। क्यों बेटा, जब तुम दोनों ने ही कभी हमारे बारे में नहीं सोचा, सिवा हमें जलील करने और हमें धोखा देने के, तो हम क्यों तुम्हारे बारे में सोचे? इस निठल्ले बाप को कमजोर समझने की जो तुमने भूल की है, वह तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। कहते हुए आशा जी ने दरवाजे बंद कर लिए। किशोर जी और आशा जी जब तक जिए अपनी पेंशन से गुजारा कर अपने घर में आराम से रहे। उसके बाद उन्होंने अपने घर को एक अनाथाश्रम में तब्दील कर दिया और जो किशोर जी की रिटायरमेंट का पैसा था और कुछ बैंक में फंड, वह सभी उन्होंने अपने पोते के नाम कर दिया, जो उसके 18 साल होने के बाद ही मिलेगा। तो दोस्तों, क्या माता पिता ने बेटे और बहू के साथ सही किया? प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।